करें शुरू। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय का निर्धारण और हम जो कीन्स के मॉडल हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने द्विक्षेत्रीय मॉडल देखा। द्विक्षेत्रीय मॉडल में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही क्षेत्र हैं, एक परिवार और व्यावसायिक फर्म। तो परिवार और व्यावसायिक फर्म के होते हुए राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होगा ये हमने देख चुके। इसके बाद हमने त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल देखा, जिसमें पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक फर्म क्षेत्र और इसके बाद में सरकार को भी हमने शामिल किया था। अब आता है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था के चार ही क्षेत्र होते हैं। पहला पारिवारिक क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्म क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा होता है शेष विश्व, यानी इसे बाह्य क्षेत्र भी कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि अब तक हम एक बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, जहां शेष विश्व से किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता था। लेकिन अब जो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, इसमें हम अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ेंगे, जहां अर्थव्यवस्था आयात भी करेगी और निर्यात भी करेगी। तो सीधा सीधा है कि पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक फर्म क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ जब हम आयात निर्यात को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बन जाती है। ठीक है, पहले बात करते हैं निर्यात की, कि निर्यात का मतलब क्या है। निर्यात का मतलब ये है कि हमारे देश में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उनकी मांग दूसरे देश के लोग कर रहे हैं, और जब वो हमारे देश से वस्तुओं की मांग कर रहे हैं तो हम उन वस्तुओं को दूसरे देश के लोगों को बेच देते हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं तो हम दूसरे देश में चली जाएंगी और बदले में उनका जो भुगतान आएगा वो हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ेगा। इसका मतलब है निर्यातों से हमारी जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग है वो बढ़ जाती है। बंद अर्थव्यवस्था थी तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग सिर्फ देश के अंदर के लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई तो हमने निर्यात किया, मतलब अपने देश में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई थी उनमें से कुछ वस्तुओं को हमने दूसरे देश के लोगों को बेच दिया है, मतलब हमारी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी है। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि निर्यातों से किसी देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो समग्र मांग है वो बढ़ जाती है। तो एक चीज तो समझ में आई कि निर्यातों से हमारी समग्र मांग बढ़ेगी। अब दूसरी चीज ये आती है कि निर्यात निर्भर किस पे करते हैं। अब हमारे ये जो कीन्स के मॉडल हैं, इसमें हम ये मानते हैं कि जो चीजें हमारे देश की राष्ट्रीय आय से स्वतंत्र हैं, यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय पे निर्भर नहीं करती, उन सारी चीजों को हमने क्या माना था? स्वायत्त माना था। अब विदेशी लोग हमारे देश से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे, ये तो उन देश के लोगों की आय के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उनकी आय बढ़ेगी तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेंगे और उनकी आय कम हो जाएगी तो वो कम वस्तुएं खरीदेंगे। इसका मतलब है निर्यातों के लिए विदेशी लोगों की जो मांग है वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दूसरे देश की राष्ट्रीय आय और वहाँ के देश के लोगों की उपभोग प्रवृत्ति, इन सब पे निर्भर करती है। इसलिए कीन्स के इस चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वाले मॉडल में हम निर्यातों को स्वायत्त मानेंगे। एक चीज क्लियर होगा, ठीक है? तो निर्यात स्वायत्त व्यय में शामिल होंगे और दूसरा निर्यातों से हमारी समग्र मांग बढ़ेगी, मतलब ये प्लस का होगा। ठीक है, आप ऐसे देखें, पहले समीकरण के रूप में लिख देता हूं। हमारी समग्र मांग क्या थी? एडी बराबर सी बार प्लस सी वाई। ठीक है, और अगर टैक्स थे हमारे
तो जैसे एक मुश्त कर था, ओके, आनुपातिक कर भी लगा सकते हैं आप, ये आनुपातिक कर TY था। हस्तांतरण आय भी कल हमने पढ़ ली है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस I प्लस G दोनों ही स्वायत्त हैं, तो C और ये Y को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं, कर और ये हस्तांतरण आय, अब इनके साथ I और G हमने कल पढ़ लिया था। इसका मतलब ये त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था यहाँ तक कंप्लीट है। अब चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, मतलब पहले निर्यातों की बात करते हैं। तो निर्यात हमारी समग्र मांग में जुड़ेंगे, तो ये प्लस का है। ठीक है, निर्यातों को हम X से सूचित करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके लिए संकेत क्या काम में लेंगे, X, और स्वायत्त है, अतः इसके ऊपर ये लाइन बना देंगे, ठीक है। तो निर्यातों को X से सूचित किया जाता है। और ये अब अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सिर्फ निर्यात ही करेंगे, हम दूसरे देशों से आयात भी तो करेंगे। जिस तरह विदेशी लोग हैं वो हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, तो हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कई उपभोक्ता होते हैं, बड़े फैशनेबल होते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं और उन्हें फ्रेंच परफ्यूम पसंद आते हैं। इंडियन जो परफ्यूम है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्रेंच जो परफ्यूम है वो उनको आयात करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। या हमें कुछ विशेष किस्म की दवाइयां हैं वो विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। तो जब अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है तब हम आयात भी करते हैं। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि आयात हमारी समग्र मांग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। समग्र मांग किसके लिए, हमारे देश में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनके लिए समग्र मांग की हम बात कर रहे हैं। तो जब बंद अर्थव्यवस्था थी तो लोग अपने ही देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं खरीदते थे, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई और आयात निर्यात का अवसर मिला, तो ऐसे में वो लोग जो अब आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब अपने देश की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कम करेंगे और विदेशों से वस्तुओं को मंगवा करके उनका उपभोग करेंगे। आप इसको यूँ मान सकते हो कि पहले बंद अर्थव्यवस्था थी तो जो लोग परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे थे वो मजबूर थे कि उन्हें भारतीय परफ्यूम ही काम में लेने पड़ेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए भारत में जो कंपनियां हैं वो जो भी परफ्यूम बना रही थी वो उसका ही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आयात की सुविधा हो गई तो अब उन लोगों ने भारतीय कंपनियों द्वारा जो निर्मित परफ्यूम है वो खरीदना बंद कर दिया और विदेशी परफ्यूम खरीदना शुरू कर दिया। मतलब विदेशी परफ्यूम उन लोगों के पास आए, उन्होंने उसका उपभोग कर लिया, लेकिन उसका भुगतान करने के लिए पैसा तो बाहर चला गया, वो हमारी अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया। तो वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से लीकेज है कि हमारी अर्थव्यवस्था का पैसा दूसरे देश में चला गया और हमारी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी मांग कम हो गई, क्योंकि पैसा तो विदेश में चला गया। अगर ये विदेश में पैसा नहीं जाता, आयात में खर्च नहीं होता, तो वो मजबूरी में हमारे ही देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करते, तो हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती। लेकिन अब आयात होने की वजह से हमारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो गई। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि आयातों से हमारे देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग कम हो जाएगी, मतलब ये माइनस का होगा। तो आयात है, आयात को वैसे तो इंपोर्ट कहते हैं, लेकिन आई हमने यहाँ काम में ले लिया है, तो ऐसे में हम इसके लिए संकेत लेंगे एम, ठीक है। अब इस एम के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं, यानी आयात। आयातों की अगर हम बात करें तो आयात हमारे देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करते हैं। भाई हम कितना आयात करेंगे वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय और हमारी जो आय है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब हमारे देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, हमारे पास पैसा और आमदनी ज़्यादा आई है, तो हम आयातित वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा कर सकते हैं।
और अगर हमारी आय कम हुई है तो ऐसे में हम आयातित वस्तुओं का उपभोग कम कर पाएंगे। तो सीधा सीधा है, आयात हमारी आय पे निर्भर करता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आयातित वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा करते हैं, यानी उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि विदेशी जो ब्रांड हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए हम उनका उपभोग करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं देशभक्त होते हैं, वो एक मानते हैं कि हमें अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का ही उपभोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो विदेशी वस्तुओं का उपभोग या तो करना ही नहीं चाहते, या कुछ अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जैसे दवाइयां हैं वो हमारे देश में नहीं बन पा रही हैं तो विदेश में हमें मंगवानी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो जैसे लोगों की उपभोग की आदत होती है कि कुछ लोग उपभोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग उपभोग कम करते हैं, वैसे ही लोगों की आयात की भी प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग आयातित वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग आयातित वस्तुओं का उपभोग कम करते हैं। तो लोग अपनी आय को अपनी आयात की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार खर्च करेंगे, और आयात की इस प्रवृत्ति को कहा जाता है, जैसे हमने पढ़ा था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, उसी प्रकार आयात की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं सीमांत आयात प्रवृत्ति। और इसे हम छोटी एबीसीडी में जो एम है उससे सूचित करेंगे, सीमांत आयात प्रवृत्ति। और इसका मतलब क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप हमारे आयात में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यानी आय में हुए परिवर्तन द्वारा आयात में होने वाले परिवर्तन को अगर भाग कर दे दिया जाए तो हमें सीमांत आयात प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है। और ये सीमांत आयात प्रवृत्ति भी कम से कम 0 हो सकती है और अधिक से अधिक 1 हो सकती है। अतः सीमांत आयात प्रवृत्ति भी 0 और 1 के बीच में ही होती है। अतः हम जो हमारा आयात करेंगे वो आयात हमारी आय को हमारी जो सीमांत आयात प्रवृत्ति है उससे गुणा करेंगे, उसके अनुसार हो जाएगा। आय ज्यादा तो आयात भी ज्यादा, और आय अगर कम तो आयात भी कम। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। कई बार अगर हमारी आय शून्य हो जाए, ठीक है, किसी समय अगर हमारी आय शून्य हो जाए, हमारी राष्ट्रीय आय मान लो कि शून्य, तो क्या ऐसे में हम अनिवार्य वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे? जैसे मैंने अभी दवाई का नाम लिया, हमारे देश में वो बन नहीं रही है और हमारी आय शून्य हो गई है, लेकिन घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए हर महीने वो दवाइयाँ चाहिए, हम उसे विदेश से मंगवाते हैं। तो अगर हमारी आय शून्य भी हो जाएगी तो वो दवाइयाँ हमें मंगवानी ही पड़ेगी, चाहे हमें किसी से उधार लेना पड़ जाए, चाहे हम हमारी पुरानी बचतों का उपयोग करें। तो जिस प्रकार उपभोग के 2 हिस्से होते हैं, एक तो आय पे निर्भर करता है और एक होता है स्वायत्त उपभोग, उसी प्रकार हमारे आयात के भी 2 हिस्से होते हैं, एक हमारी आय पे निर्भर करता है और एक होता है स्वायत्त आयात। ये हमारी आय पे निर्भर नहीं करता। अतः आयात का जो फलन है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, m बराबर m बार प्लस my। ये स्वायत्त आयात है जो हमारी आय से पूरी तरह स्वतंत्र है, और ये हमारी सीमांत आयात प्रवृत्ति है, और ये हमारी आय। इससे हम गुणा करेंगे तो पता लग जाएगा कि हम हमारी आय को हमारी सीमांत आयात प्रवृत्ति के अनुसार कितना काम में ले रहे हैं। अब ये जो m लिखा है ये पूरा किसका है? माइनस का है वहां भाई। ये जो m है ये हमने यहां लिखा है, इसके आगे निशान किसका है? माइनस का। इसका मतलब ये पूरी चीजें किसकी रहेंगी? माइनस का। तो इस m का मूल्य मैं वहां लिखूं तो इस प्रकार लिख सकता हूं, m बार और प्लस में my। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो
बोला सर आपने यहाँ m लिखा था तो यहाँ तो प्लस में आ रहा है, तो फिर वहां आपने माइनस कैसे कर दिया? अगर मैं सीधा ही यहाँ माइनस लगा देता तो कुछ बच्चे जिनकी मैथ थोड़ी कमजोर है वो नहीं समझ पाते, लेकिन आप देखें कि पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब अंदर की सारी चीजें माइनस की हो जाएंगी। ये m बार है, ये माइनस का हो जाएगा, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये my है, ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे लिखेंगे इस समय को, ठीक है। अब ये बाकी चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, एक मुश्त कर है और अनुपातिक कर है, स्थानांतरण आय है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनको छोड़ते हैं, एक बार उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें तो मैं कल आपको पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। सी वाई, ये ठीक है। हाँ, अब देखें कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या निकल के आता है। अब संतुलन की स्थिति है तो हमारी जो y है यानी कि हमारी समग्र पूर्ति है वो इसके समग्र मान के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे c बार प्लस cy प्लस i बार प्लस g बार प्लस x बार माइनस m बार माइनस m y, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब y बराबर, जिनके ऊपर लाइन खींची हुई है वो सारे स्वायत्त है, तो उनको तो हम शामिल कर लेंगे किसमें? a बार में, ओके। और जिनके ऊपर लाइन नहीं है वो बच जाएंगे, तो cy बच गया, और क्या बच गया? ये माइनस का m y बच गया। अब हमें I का संतुलन इस तरह ज्ञात करना है, मतलब y को एक तरफ ही होना चाहिए, तो इन दोनों जिनके साथ y है उनको इधर लिया हो, तो y ये cy प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का cy। यहाँ my माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का my बराबर a बार, ठीक है। बस a बार ही बचा उधर, बाकी सारी चीजें इधर आ गई। अब इन तीनों में y है तो y कॉमन ले ले, y कॉमन लिया तो y में y का भाग दिया, कितना बचा? एक, y एकम y, एक बचा। cy में y का भाग देंगे तो क्या बचा? माइनस का c, और प्लस का my है उसमें y का भाग देंगे तो क्या बचा? प्लस का m बराबर। अब ऐसे में y का मान ज्ञात करना है तो ये तीनों इधर भाग में आ जाएंगे, तो a बार बराबर 1 माइनस c प्लस m, और इस a को मैं इधर लिखना चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ y बराबर 1 बटा 1 माइनस c प्लस m गुणा a बार। तो वास्तव में ये जो है 1 बटा 1 माइनस c प्लस m, ये खुली अर्थव्यवस्था की स्थिति में गुणक है। क्या कहलाएगा? खुली अर्थव्यवस्था की स्थिति में गुणक। इससे हमारे आगे का जो सवाल है वो हम कर पाएंगे। और अगर यहां आप आनुपातिक कर लगाते ना, कि आनुपातिक कर भी रहे साथ में, तो स्थिति थोड़ी और बदल जाएगी। उसका समीकरण क्या होगा अभी हल करवाना, ठीक है। समझना चीज को। वैसे परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि y बराबर 1 बटा 1 माइनस c, और फिर 1 माइनस t और प्लस में n, ये निकलेगा, ठीक है। अगर हम यहां वो अनुपातिक कर भी लगा देंगे ना तो उससे ये निकलेगा, क्योंकि इतना तो हम कल निकाल चुके हैं, इतना पिछली क्लास ली थी उसमें ये था। और हम आयात की ओर बात कर रहे हैं तो आयात और आ जाएगा, तो हमने ये देखा है कि ये प्लस का हो जाएगा यहाँ, और फिर यहाँ करके दिखाओ, या हो जाएगा? कर लोगे? चलो किसी सवाल में आएगा तो और डिटेल में कर देंगे। ये रहा। तो इस प्रकार हम संतुलन ज्ञात कर लेंगे।
हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी हुई होगी, सीमांत आयात प्रवृत्ति दी होगी और स्वायत्त चीजें वो सारी दी हुई होंगी, तो हम इससे ज्ञात एक सवाल करवाऊंगा मैं भी, और पहले चित्र द्वारा समझा देता हूं, ठीक है, नोट कर लो एक बार ये सारी चीजें, उसके बाद चित्र द्वारा बताएंगे। आपकी जो ये सीए फाउंडेशन वाली बुक है, इसमें पेज नंबर 6.65 पे दिया हुआ है। इसमें बचत व निवेश द्वारा भी दर्शाया हुआ है और समग्र मांग व समग्र पूर्ति द्वारा भी दर्शाया हुआ है। तो हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाली विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो आसान है, जल्दी से समझ में आ जाते हैं। जल्दी नोट कर लो। कर लिया? चलो आगे शुरू करो। इसको हटा दूं? देखें, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ ना। ये इधर समग्र मांग व पूर्ति यानी ADAS, और इधर राष्ट्रीय आय या निर्गत आय, या इसे हम निर्गत भी कह सकते हैं। और यहां हम 45 डिग्री की रेखा बना दें, तो ये हमारी 45 डिग्री की रेखा वाई रेखा, या इसे एग्रीगेट सप्लाई रेखा भी कहेंगे। कितने डिग्री की है? 45 डिग्री। अगर आपके पास मान लीजिए D नहीं है, बिना D के आप 45 डिग्री की रेखा बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगी? इसका एक साधारण सा तरीका है। यहाँ 0 से कोई भी मेजरमेंट लो, यहाँ चाहे 5 सेंटीमीटर लो, चाहे 7, कितना भी ले लो, वो आपकी इच्छा है। जैसे मान लो मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ से वापस उतना ही 5 सेंटीमीटर लो। अब आपकी स्केल कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई है, इसके लिए आप यहाँ से यहाँ दोबारा नाप लो। अगर 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो स्केल है बिल्कुल 90 डिग्री पे थी। तो ऐसे में यहाँ से आपने यहाँ जो 5 सेंटीमीटर नापा वो, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जो 5 सेंटीमीटर नापा है, इस बिंदु को इस मूल बिंदु से मिलाते हैं सीधी रेखा कह दो, वो हमेशा ही 45 डिग्री की बनेगी। ठीक है। अब हमारी जो अंतिम जो स्थिति है इस वक्र की, वो क्या बनेगी? देखो, यहां तक था हमारा स्वायत्त व्यय ए बार। क्या क्या था इसमें? इसमें था सी बार। इस ए बार में क्या क्या शामिल है? इस ए बार में सी बार शामिल है, आई बार शामिल है, जी बार शामिल है। ठीक है। और क्या था स्वायत्त में? एक मुस्त कर। ठीक है। तो वो हमने शामिल कर लिया था। कितना? सी को एक मुस्त कर से गुणा किया था, वो आ गया इसमें, और वो माइनस का आता है। ठीक है। ये सारी चीजें तो प्लस में रहेंगी और ये माइनस में आ गया। आज हम निर्यात को ओर ले रहे हैं, तो निर्यात भी मैंने बताया स्वायत्त है, तो वो भी कहां जुड़ेगा? इसमें ही जुड़ेगा। इसका मतलब जब तक बंद अर्थव्यवस्था थी ये ए यहां था। अब जैसे ही निर्यात, मैंने आयात लिख दिया गलती से, पहले आयात की बात, निर्यात की बात करेंगे, तो यहां तक अब जैसे ही एक्स बार और जुड़ेगा, मतलब ये और ऊपर जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक स्वायत्त आयात भी होता है, वो माइनस का है, तो उसकी वजह से ये नीचे आएगा।
ठीक है। तो इनका जो टोटल करने के बाद हमारा स्वायत्त जो व्यय है वो कितना आ रहा है, वो हमें गणना करने से पता चलेगा। और मान लीजिए वो यहां आ रहा है, तो यहां से यहां तक हमारा कुल स्वायत्त व्यय, इसमें ये सारी चीजें हमने माइनस प्लस कर ली हैं। अब ऐसे में ये हमारा समग्र मांग का वक्र बन जाएगा एडी, एडी, जिसमें क्या क्या शामिल है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये सारी चीजें हमने इसमें शामिल कर ली हैं और इससे ये हमारा समग्र मांग का वक्र बन गया। अब ये समग्र मांग का वक्र इस समग्र पूर्ति रेखा को यहां बिंदु ई पर काटता है, अतः ये हमारी संतुलन आय ओ वाई निर्धारित है। ऐसे हम करेंगे, समझ में आया। अब एक चीज और, आपने देखे दो चित्र दिए हुए हैं, दो दिए हुए ना। अब नीचे वाला चित्र है उसको समझा रहा हूं, ठीक है। चलो हटा देता हूं, दूसरा बना देता हूं। यहां समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय या निर्गत, ये हमारी 45 डिग्री की रेखा या समग्र पूर्ति रेखा, ठीक है। और आपकी किताब में 4-5 लाइनें खींच के दी हुई है, ठीक है। उपभोग की भी दी हुई है, निवेश की भी दी हुई है, फिर सरकारी की भी दी हुई है, ठीक है। सारी बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है, क्या परिणाम है। जैसे ये हमारा उपभोग वक्र है सी, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है, सी बार प्लस सी वाई, ये उपभोग का वक्र, ठीक है। अब यहां हमने निवेश और जोड़ा, तो यहां से यहां तक है निवेश। तो अब ऐसे में हमारा वक्र कौन सा बन गया, बिल्कुल इसके समानांतर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हमारा समग्र मांग का वक्र बन गया है, उपभोग प्लस निवेश। तो ये हमारा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, दो लिख दूं यहां, पता चल जाएगा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हमारा समग्र मांग का वक्र है, जिसमें हमने सी और आई, ये वाला सी है, ये सी और आई दोनों को शामिल किया है। अब यहां हमारा संतुलन बिंदु है। लेकिन अब अगर त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती, सरकार भी शामिल हो गई है, सरकार भी शामिल हो गया, तो सरकारी व्यय भी यहां जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो ये जी है, तो ऐसे में हमारा समग्र मांग का वक्र है, ये और ऊपर चला जाएगा, समानांतर जाएगा। लेकिन ये AD3 में है, C प्लस आई प्लस जी, ठीक है। और जो एक मुश्त कर वगैरह है वो सब यहां माइनस प्लस करके हमने ले लिया, ये हो गया। अब अगर निर्यात और है तो वो भी स्वायत्त है, वो और ऊपर जाएगा। अब आयात है, आयात माइनस का है, तो वो इसको कम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि निर्यात, शुद्ध निर्यात हम जोड़ते हैं, जब समग्र मांग की बात करते हैं तो शुद्ध निर्यात को जोड़ते हैं। और शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है, शुद्ध, यहां लिख देता हूं, शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात। निर्यात में से आयात घटाना है, तो निर्यात की वजह से ये यहां तक पहुंचा था, और अब आयात माइनस का है, तो जो स्वायत्त था वो तो नीचे आ गया, यहां तक आया। निर्यात से यहां तक, और आयात माइनस कर दिया तो यहां तक आ गया। इसका मतलब है समग्र मांग का वक्र स्टार्ट यहां से होगा, ठीक है। अब आगे
आयात में आपने दो चीजें थी, इसकी तो बात कर ली, लेकिन इसकी तो बात ही नहीं की। स्वाय चीजें तो आप जोड़ते जा रहे हो, ऊपर तक आ गया, लेकिन ये है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है महत्वपूर्ण। आप चित्र में देखिए, समग्र मांग वाला जो ये अंतिम जो है, जिसमें निर्यात और आयात यानी शुद्ध निर्यात को शामिल किए, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, झुकी हुई है ना। उसका कारण अब बता रहा हूं। जब हम आयात करते हैं तो ऐसे में हमारी खुद की जो यानी हमारे देश की जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं, उनकी मांग कम होती है। तो जितनी हमारी आयात की सीमांत प्रवृत्ति है, उसकी वजह से हमारी वस्तुओं की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है तो रेखा नीचे की तरफ यूं झुकती है, और जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है तो ये रेखा ऊपर की तरफ है। तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति की वजह से हमारे देश की वस्तुओं के लिए जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कम हो गई है। इसलिए अब ये रेखा है, ये समानांतर रूप से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ी झुकेगी। ठीक है, हो सकता है ये इसके थोड़ी सी ऊपर रहे, हो सकता है थोड़ी सी और नीचे आ जाए। ये निर्भर करता है कि आयात प्रवृत्ति कितनी है, उस पर निर्भर करेगा। तो यहां मैं बना रहा हूं, जैसे मान लो यहां कट करवाना है, तो ऐसे में अब हमारी जो फाइनल बनी है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से बना दूं। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, थोड़ा सा सीधा बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये लो, यहां से अब सीधा बनाते हैं यूं। अब देखो ये रेखाएं हैं, ये समानांतर जा रही हैं, लेकिन ये जो खुली अर्थव्यवस्था वाली है ये इसके समानांतर नहीं है, इन तीनों के समानांतर नहीं, बल्कि ये झुक गई है। तो ये है हमारी खुली अर्थव्यवस्था यानी AD4, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसमें C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N, चारों चीजें हमने शामिल कर ली। तो ऐसे में हमारा संतुलन बिंदु कहां प्राप्त हो रहा है, यहां प्राप्त हो रहा है, और ये हमारी राष्ट्रीय आय का संतुलन। चीज समझ में आई आराम से? ठीक है, एक एक कारण बता दिया है कि इधर ऊपर क्यों बढ़ रहा है, झुक क्यों रहा है, संतुलन क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। तो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो सवाल हैं एक दो हम कर लेते हैं। ठीक है, लाओ भाई, कौन सा सवाल करें बोलो। 17 कर दे, चलो। अब चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और एक समीकरण लिख देता हूं। ठीक है, जब हम वैसे मैं जब 12th क्लास को पढ़ाता हूं तो बच्चों को जो ये सूत्र है ना, ये रटवा देता हूं कि ये रट लो। अब इससे सारे सवाल हो जाएंगे, चाहे वो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो, सारे सवाल इसे एक सूत्र से ही हो जाते हैं। लिखवाया था, अब याद कर लेना, देख लेना इस चीज को। देखो इधर y बराबर C बार प्लस, यहां आपको लिखना है MPC यानी कि C। अब यहां y, अब ये एक मुश्त कर, ये आनुपातिक कर, ये हस्तांतरण आय, ये तो हो गई यहां तक। ठीक है, इसके बाद में ये I, ये G, ये निर्यात, और ये आयात, और ये आयात की सीमांत प्रवृत्ति के अनुसार हमारा आयात। ये सूत्र है, इससे सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो गुणक वाले हैं, तो गुणक मैंने 3-4 आपको अलग से लिखवा रखे हैं, गुणक में मान रख देंगे, उत्तर हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब 17 वाला सवाल करेंगे इसका।
ठीक है, जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलो उपभोग फलन, ठीक है, उपभोग फलन C बराबर 40 प्लस 0/d, C बराबर 40 प्लस 0.8 YD। अब इस YD से कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। ये YD का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि प्रयोज्य आय है। जब हमारी आय में से हम कर को घटा देते हैं तो वो प्रयोज्य आय बचती है। तो सवाल में चाहे यहाँ Y लिखा हो चाहे YD लिखा हो, उसका मतलब प्रयोज्य आय ही है। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया हुआ है, C तो ये दे दिया, और फिर दिया हुआ है T। अब देखो T यूं दिया हुआ है, T बराबर 0.1 Y। ठीक है, अब Y के साथ जो ये दिया हुआ होता है ये वास्तव में आनुपातिक कर होता है। देखो मैंने लिखा है T के साथ गुणा में होगा, तो ये जो T है ये आनुपातिक कर को दर्शा रहा है। तो आप इसे एक मुश्त कर मत मान लेना कि संकेत ये वो देखना कि वो दिया हुआ क्या है, Y के साथ गुणा है या नहीं है। Y के साथ गुणा है तो वो आनुपातिक कर है, ये आनुपातिक कर इतना है। और क्या दिया हुआ है, I बराबर 60 करोड़, I बराबर 60 करोड़ है, G बराबर 40 करोड़ है, निर्यात दिया हुआ है हमको 58 करोड़, और आयात दिया हुआ है, आयात में स्वायत्त आयात तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें। ठीक है, आयात इस प्रकार दिया हुआ है कि स्वायत्त आयात कुछ नहीं है, और ये 0.05 Y है। ठीक है, और अब कहता है यदि निर्यात में 6.25 की वृद्धि होती है तो आय का संतुलन स्तर शुद्ध निर्यात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो आय का जो संतुलन स्तर है पहले तो हमको वो ज्ञात करना है, उसके बाद निर्यात में थोड़ी वृद्धि करनी है, निर्यात में वृद्धि के बाद जो संतुलन स्तर आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो संतुलन स्तर ज्ञात कर लो। अब देखो इस सूत्र का प्रयोग करने का तरीका सिखा देता हूं। ये 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। अब इसमें आपके सवाल में जो नहीं दिया हुआ है ना उसको 0 मान लेना। क्या मानोगे? 0। भाई दिया ही नहीं है तो क्या है? 0 है। और जो दिया हुआ है उसका मान रख दो। चलो रखते हैं। y बराबर C बार कितना है? 40 प्लस ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? 0.8। y हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एक मुश्त कर दिया हुआ नहीं है, आनुपातिक कर दिया हुआ है। आनुपातिक कर दिया हुआ है 0.1 y। ठीक है, हस्तांतरण आय दिया हुआ नहीं है, वो 0 है। कर दो गेट को बंद, यानी ब्रैकेट बंद। अब i कितना दिया हुआ है? 60। g कितना दिया हुआ है? 40। और निर्यात कितना दिया हुआ है? 58। और आयात में देखो ये स्वायत्त आयात नहीं दिया हुआ है, 0। और ये कितना दिया हुआ है? 0.05 y। तो 0.05 y ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब हल कर लो। जितने भी जिनके साथ y नहीं है पहले तो उनका काम करते हैं। जोड़ो 40, ठीक है, जोड़ते जाओ साथ साथ। 40, 60, 100 और 40, 140 और 58, 198। तो हमारा जो ये a बार जिसको हम कहते हैं ना सवाल में a बार, वो कितना आ रहा है? 198। ये है a बार प्लस 0.8
वाई माइनस 0.1 वाई, और क्या बचा हमारे पास, माइनस का 0.05। ठीक है, तो अब कर लेते हैं आगे। y, ये जो y वाली चीजें हैं वो सारी किधर ले आए, इधर ले आए। ये तो रह जाएगा इधर, तो ये तो रह गया 198 या। अब क्या क्या आया, ये पूरा एक ही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा एक है। ये किसका है, प्लस का है, तो माइनस का 0.8 y माइनस का 0.1 y, और ये माइनस का तो इधर आ गए, किस में हो जाएगा, प्लस का 0.05 y। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, y कॉमन ले लें इन दोनों में। सिर्फ ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करना है, बोर्ड मास का नियम पढ़ा है ना, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करो, y बराबर, अरे ये मैंने यहाँ, अच्छा ये इधर आ गया तो माइनस का है, y माइनस 0.8, ये तो है ही। अब इन दोनों में से y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ क्या बचा 0.1, और ये y हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, प्लस 0.05 y। अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है नहीं है। और ये कितना आ रहा है, 198। अब तीन चीजें हैं हमारे पास, देखो, एक तो ये y, और फिर माइनस का ये वाला इतना, और ये इतना, तीन एंट्री है हमारे पास, और तीनों में ही y है। तो एक काम करते हैं, तीनों में से y कॉमन ले लेते हैं, एक ही जगह आ जाता है। तो इस पूरे में से पहले इसमें से बात करते हैं। तो ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अभी हम मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इस y में से y कॉमन ये ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1, और इस पूरे में से ये y निकाल दिया तो क्या बचा, माइनस का 0.8, 1 माइनस 0.1, y तो निकाल लिया ना कॉमन में। इधर क्या बचा, प्लस का 0.05, और ये मंझला कोष्टक यहाँ कहाँ से लिया था, हाँ यहाँ से, ये लो, ये 198। ठीक है, अब y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना, तो ये पूरा किस में चला जाएगा, भाग में। तो 198 बटा 1 माइनस 0.8, और 1 माइनस 0.1 प्लस का 0.05, ये आपका सवाल बचा है। ठीक है, तो अब देखो हल करते हैं। यहां आगे कर दूं, दिख जाएगा आराम से। स्टैंड को थोड़ा साइड में कर देता हूं। अब देखो y बराबर 198 बटा, अब पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0.8, अब 1 में से 0.1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.9। तो ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचा, 0.9, प्लस में कितना है 0.05। हो गया यहां तक। अब देखो इधर y इज इक्वल टू 198 में 1 माइनस, बच्चे यहां गलती कर देते हैं, 1 में से 0.8 घटाया, बचा 0.2, और फिर आगे करते हैं। नहीं, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। 0.8 और 0.9 के बीच में क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 0.8 को 0.9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 × 72, 0.72, 0.72। ब्रैकेट सोल्व हो गए, बचा कितना, 0.05। चलो और कर लेते हैं। 198
अब 1 प्लस का है और 0.05 प्लस का है, तो दोनों चीजें जुड़ेंगी और 0.72 घटेगा। कितना आ जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.05, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। अब माइनस करेंगे 0.72, 1 में से 1.05 में से घटाना है 0.72, कितना आया जल्दी से करके तो हमारे पास बचा 198, कितना बचा 0.33, तो 0.33, तो 198 को 0.33 से डिवाइड करो, कितना रहे, कितना आया? पूरा 600 आ रहा है ये, ठीक है। तो संतुलन आय हमारी हुई 600। सवाल में आंसर मैच कर रहा है क्या? अभी सिर्फ सवाल का एक हिस्सा किया है कि संतुलन आय हमारी आ रही है 600। अब हमें क्या कह रहा है कि निर्यात में परिवर्तन करना है, तो ये हटा दूं, ठीक है। आपकी बुक में इसी तरह सॉल्व करके दिया हुआ है ना, अगर नहीं किया हुआ है तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूं मैं, ओके। तो अब हमें कहा जा रहा है कि निर्यात में कितने का परिवर्तन हुआ, वो हमारा ए में जुड़ जाएगा। किसमें होगा? ए में वो जुड़ जाएगा। तो आप यहां जोड़ दीजिए उसे, y बराबर 198 और यहां कितना बचा था हमारे पास? 0.33। अब स्वायत्त निर्यात कितना कर रहे हैं? 6.25, ठीक है। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, 6.25 यहां जुड़ेगा। तो ऐसे में अब हमारा संतुलन आय का स्तर कितना हो जाएगा? जोड़ो इसमें, 198 में 6 जोड़ा, कितना बचा? 204.25। अब इसमें 0.33 का भाग दो, कितना आ रहा है? 618.93। तो पहले हमारी संतुलन आई थी 600 और अब आ रही है 618.93। तो ऐसे में हमारी आय में कितना परिवर्तन हुआ? 618.93 में से 600 घटा दो तो आया 18.93। ये हमारा संतुलन आय में परिवर्तन आ रहा है। इतना ही आ रहा है क्या? दिखाओ आपकी किताब में क्या दिया हुआ है। दो 204.5। इसमें ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो सवाल है उसमें 6.25 दे रखा है और इसमें देखो जोड़ कितना किया हुआ है, अपना आ रहा है, अपना दिया हुआ है 204.25। अब सीधी सी बात है, 198 में 6.25 जोड़ोगे तो वो 204.25 ही तो आएगा। आपकी किताब में लिखा हुआ है 204.5 लिखा हुआ है, तो वो 0.25 का वहां डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आपकी किताब में दिया हुआ है। आपकी किताब का उत्तर आ रहा है 619.69, जबकि एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है? 618.93। और वो डिफरेंस किसकी वजह से है? क्योंकि किताब में यहां 2.5 की जगह कितना लिख लिया? 0.5 लिख लिया। हमारा आंसर
आपकी किताब से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हमने मिस प्रिंट नहीं किया है, उसने मिस प्रिंट कर लिया है। समझ में आया? अब इतना न करें, इतना लंबा चौड़ा काम हम नहीं करें, सीधा ही हम किस में लगा दें, हमारा जो खुली अर्थव्यवस्था का गुणक का सूत्र है उसमें मान रख दें, तो हमको पता लग जाएगा कि कितना आएगा। अब वो तरीका सिखा रहा हूं, गुणक वाला। देखो ये रहा वो गुणक, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था है और आनुपातिक कर भी है, दोनों स्थितियां हैं। तो हमारा गुणक क्या होगा? गुणक 1/1 माइनस सी बटा 1 माइनस टी प्लस सीमांत आयत प्रवृत्ति, ठीक है। और हमारी आय में कितना परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा वाई कितनी होगी, यहां जो क्या कर दें, सॉरी गुणा होगा, प्लस का निशान लगा दिया मैंने गलती से, डेल्टा एक्स बार, यानी निर्यात में जो परिवर्तन हुआ है ना उसको यहां गुणा कर दो। तो सीधा सीधा करो, मान रखो, देखो एक एमपीसी कितनी है हमारे सवाल में, 0.8, तो ये 0.8, 1 माइनस टी ये कितना है 0.1, और सीमांत आयत प्रवृत्ति कितनी दी हुई थी सवाल में, देखो वो 0.5। अभी पता लग जाएगा कि मिस प्रिंट है वो कहाँ है, कि हमारा जो आयात हम सॉरी निर्यात दिया हुआ है वो 6.25 है या वास्तव में निर्यात 6.5 है, ठीक है। अगर ये मूल्य सही है, ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा 619 पॉइंट वो वाला, और ये वाला सही है तो हमारा 618 पॉइंट वो वाला उत्तर है। और कितना मान लें, अभी हमारे सवाल में पहले दिया हुआ था 6.25, करो गुणा। अब ये तो सीधी सी बात है, अगर हमने ये मान रखा तो 618 ही आएगा, और यहां रखेंगे तो 619 आएगा। हल करो इसे, 1 ये 6.25 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25, तो 6.25 1 में 0.8, यहाँ हल किया तो आया 0.9, और यहाँ आयात की सीमांत प्रवृत्ति तो लगाई नहीं हमने, 0.05। हल करो इसे, 6.25 और ये 8 को 9 से गुणा किया था, 8 × 9 = 72, 1 माइनस 0.72 प्लस 0.05, 6.25, और अब कितना आया था वो हमारा आएगा 0.33, और यही आ रहा था 18 पॉइंट कितना आया था हमारा हल, उत्तर भी निकाला था ना मैंने। 6.25 को 3 से गुणा करो, कितना आ रहा है, सॉरी भाग दो, 6.25 में भाग देना है 0.33 का, कितना आया 18.93, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने वो पूरी गणना की थी उससे भी 18.93 ही आ रहा था, और इससे भी 18.93 ही आया। तो चाहो तो आप वैसे सोल्व करो, या सीधा इस गुणक के अंदर मान रख करके भी आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ओके।